मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन और साथ ही आप देख रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष पारेख भी इस समय हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत करती हूँ राकेश त्रिपाठी के पास। सबसे पहले लेकर चलेंगे दर्शकों को और जानेंगे राकेश त्रिपाठी से जो सबसे बड़े आरोप विपक्ष की तरफ से। राकेश जी, बीजेपी सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगाए जाते रहे वो भेदभाव करने के, जो बहुसंख्यक हैं उनकी संतुष्टि को लेकर कदम उठाने के, और मुसलमान सुरक्षित नहीं योगी राज में, ये वो सबसे बड़ा हमला बोला जाता था। उसी की हवा निकाल दी आज योगी आदित्यनाथ ने। राकेश जी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये केवल हमने मंत्र के रूप में कहा नहीं बल्कि इसको तंत्र के रूप में लागू करने का काम किया है। और आज किसी भी गरीब कल्याण योजनाओं को आप देखिए तो इन गरीब कल्याण योजनाओं में सर्वाधिक हितग्राही जो हैं, जो लाभ पाने वाले हैं, वो अल्पसंख्यक तबके के हैं, अनुसूचित जातियों के हैं, जिनके नाम पर लंबे समय तक वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जाती रही है जी। ये सच है कि उत्तर प्रदेश में जब सपा बसपा के शासनकाल रहा करता था तो कैसे उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे और इन दंगों के कारण सबके व्यवसाय प्रभावित होते थे, सबके घर जलते थे, सबके घरों से कोई ना कोई हानियां हुआ करती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सुदृढ़ कानून व्यवस्था से आज हमने उत्तर प्रदेश को एक ऐसा वातावरण दिया है कि आज सब मिलकर के अपना काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो हिंदू मुसलमान की आग लगाया करते थे ना, इनको बहुत नुकसान पहुंचा है। योगी आदित्यनाथ जी की छवि को लेकर के एक जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स थी, उस प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स को पिछले 8 वर्षों की सरकार में हमने धूल धूसरित करने का काम ठीक वैसे ही किया है जैसा नरेंद्र मोदी जी को लेकर के प्रोपेगेंडा था कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार होंगे। मैं जवाब लेती हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स बहुत करने की कोशिश की, लेकिन आज हकीकत योगी आदित्यनाथ की तरफ से देश के सामने रख दी गई। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित है, मुसलमानों को योगी राज में डर समाजवादी पार्टी दिखा रही थी। दीपक रंजन जी, देखिए रोमाना जी, ये सरकार जो है सिर्फ जुमलेबाजी, बतौलेबाजी और बयानबाजी सही चल रही है। इनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ डायलॉगबाजी चल रही है। आप पिछले कई बयान के उठा करके देख लीजिए आदरणीय योगी जी के, ठोक दो, मिट्टी में मिला दो, कठमुल्ले, इस तरीके का असंवैधानिक बयान जो मुख्यमंत्री दे रहा है। मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो, सदन में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये क्या कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। अरे जनता तो छोड़ दी रोमाना जी, अब तो इनके विधायक और नेता कह रहे हैं कि बाबा को दिल्ली भेजो और उत्तर प्रदेश कोई और संभाले। तो जनता की तो बात छोड़ दी है, किस तरीके से उन्होंने जनता को परेशान करके रखा है। आप बता दो, पिछले कई बयानों में इन्होंने जो काम किए जनहित में, उसको अगर जनता के बीच में लेकर के आए तो बताएं। सिर्फ बतौलेबाजी, सिर्फ डायलॉगबाजी कि भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमान सुरक्षित है। इनके कर्मों से जो दिख रहा है, इनके बयानों से दिख रहा है कि कौन सुरक्षित है कौन सुरक्षित नहीं है। सदन में कठमुल्ले का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये संवैधानिक शब्द है? कठमुल्ले का मतलब बताते राकेश भाई हमको। सर आप मुझे ये बताइए दीपक जी, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब जनता से जाकर पूछ लीजिए, तो वो कह रहे हैं कि साहब कुंदरकी से लेकर मिल्कीपुर तक देख लीजिए आप किस तरीके का भरोसा जो है वो यूपी की जनता तो योगी आदित्यनाथ में जता रही है। और जो भ्रम फैलाया समाजवादी पार्टी ने, वो भ्रम ज्यादा वक्त तक नहीं चला, इसका भी वो जिक्र कर रहे हैं। रोमाना जी, ये वोट से नहीं खोट से जीते हैं ये, और जनता की तो बात छोड़ दीजिए, ये अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं। विधायक मन सजा करके कह रहे हैं कि अब बाबा को दिल्ली चले जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश कोई और संभाले। ये तो इनके नेता कह रहे हैं ना, इनके विधायक कह रहे हैं ना, कुर्ता फाड़ के इनके विधायक चिल्ला रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं, जनता की तो बात छोड़ दीजिए। जब इनके विधायक, इनके नेता, इनके पार्टी के लोग संतुष्ट नहीं है तो जनता कैसे संतुष्ट हो सकती है? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राकेश जी, वो आप ही लोगों के विधायकों के बयान को उठाकर कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी ये लोग करते हैं, इसके अलावा और कुछ है नहीं, जुमले देकर चले जाते हैं नेता इनके। देखिए, 8 वर्षों की उपलब्धियां हमने जनता के बीच में रखने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने अपनी वर्ष दर वर्ष अपनी उपलब्धियां, जब हमने 100 दिन की सरकार हुई थी तो हमने 100 दिन की उपलब्धियां रखी, 6 महीने की सरकार हुई 6 महीने की उपलब्धियां रखी। हर साल हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा है। अरे याद करिए ना, अखिलेश यादव जी की 5 वर्ष का शासन जब पूरा हो रहा था तो परिवार में जंग छेड़ दी थी ताकि जनता को हिसाब ना बताना पड़े, जनता के बीच में उपलब्धियां लेकर के ना जाना पड़े। हमारे अंदर ये मादा है कि हम जनता के बीच में उपलब्धियां लेकर के जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता और सरकार के मंत्री सीधे जनता के बीच में इस समय जिले जिले स्तर पर जाकर के हम उपलब्धियां बताने का काम कर रहे हैं। अगर हमने काम नहीं किया होता तो जनता का समर्थन नहीं मिलता, जनता के बीच में जाने का हम साहस नहीं जुटा पाते। ठीक वैसा ही जैसा आप लोग किया करते थे, 5 वर्ष सपा की सरकार, 5 वर्ष बसपा से सरकार, तुमसे नाराज होंगे तो इनको ले आएंगे, इनसे नाराज होंगे तो उनको ले आएंगे, कभी जनता के बीच में हिसाब नहीं देते थे। 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ करके योगी आदित्यनाथ जी अगर दोबारा कुर्सी पर आए हैं तो वो अपने काम की बदौलत आए हैं और हमने आज कई मामलों में मॉडल खड़ा करके रखा है।
भारत सरकार की केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। तो रिकॉर्ड तो देखिए योगी आदित्यनाथ ने बनाया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वो दोबारा धमाकेदार तरीके से वापसी करते हैं 2022 में, और उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री बने रहने का खिताब भी योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही अब दर्ज हो चुका है। और ऐसे में जरा जल्दी से बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। हाफिज गुलाम सरवर भी हमारे साथ जुड़ गए। गुलाम सरवर साहब, योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू अगर आपने सुना हो तो उनकी तरफ से संभल को लेकर साफ किया गया कि साहब जहां तक जरूरत पड़ेगी वहां तक ढूंढा जाएगा साक्ष्यों को, खुदाई का काम किया जाएगा। हाफिज गुलाम सरवर। नहीं, इसमें कोई गलत नहीं कहा योगी जी ने। ठीक है, मुस्तकिल पूरा टास्क फोर्स है उनके पास इस काम के लिए, ढूंढने के लिए। चूंकि उनके पास बेरोजगारी ढूंढने का मौका नहीं है कि कितने नौजवान लाठी खा रहे हैं, पेपर लीक जो हो रहा वो कौन है इसके पीछे, उसको नहीं ढूंढेंगे। तमाम लीकेज चलेंगे, सिर्फ कॉमनल पॉलिटिक्स कैसे हो जिसके बलबूते पोलराइज करके हम दोबारा तिबारा सत्ता पर आए। और देखिए, उपलब्धियां तो सारी सरकारें गिनाती हैं, लेकिन फैसला आखिरी में जनता करती है। और जो माननीय योगी जी ने अभी बाई इलेक्शन का भी जिक्र अपने इंटरव्यू में किया जी, तो माननीय योगी जी को बाई इलेक्शन में ऑडियो और वीडियो जितने वायरल हुए हैं प्रशासनिक पदाधिकारियों के, उसका भी जिक्र करना चाहिए था। जिस तरह से फोर्सफुली वोटिंग करवाया गया है वो भी लोगों ने देखा, लेकिन बहरहाल वो तो पॉलिटिकल लोगों का काम है। कुल मिलाकर जो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है वो सबको स्वीकार करना चाहिए। वो हम भी करते हैं बहैसियत मुसलमान होने के है, जो हुआ है अतीत में उससे इनकार कैसे किया जाएगा। लेकिन भारत में संविधान का राज है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वो तो हम लोग हैं जो बर्दाश्त किए हुए, ने तो मथुरा में क्या से क्या हो गया होता, तो वो तो अयोध्या में आपने क्या से क्या करके पहले ही दिखा दिया था। आपकी टीम ने पहले ही 1992 में वो बानगी दिखा दी थी। तो क्या हम इससे इनकार कर सकते हैं कि कहते कहते ये करना भी शुरू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अनादर पहले भी इन्होंने किया है, अभी बुलडोजर वाले में भी कर रहे हैं और कल मंदिर मस्जिद में भी कर देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मैं जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी बुलडोजर वाले मामले पर, लेकिन उससे पहले जरा आमितोष पारेख का मैं रुख करना चाहती हूँ और उनसे जानती हूँ यहाँ पर कि यहाँ जिस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये एक तरीके से विरासत की पहचान है जो दुनिया के सामने हम रख रहे हैं, उसे गुलाम सरवर जो है वो कम्युनल पॉलिटिक्स के तौर पर देख रहे हैं, आप इसे किस रूप में देखते हैं अमितोष जी? रोमना जी, जिस उत्तर प्रदेश की आज हम बात कर रहे हैं, दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। दिक्कत है कि एक तरफा ही बयान होना और एक तरफा ही बेनिफिट मिलना और उसी के लिए ही अप्रिशिएट करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आज भारत के अंदर में जो सरकार है वो मुसलमानों को भी उतनी पॉलिसी और स्कीम दे रही है। आज ही सौगात है, बीजेपी सौगात है, ईद की बात आई ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कर्नाटक में आपको 4% रिजर्वेशन मिल जाता है अलग से, तो भी आप चुप हो जाते हैं। आपको 22,000 करोड़ की स्कीम मिलती है तो आप चुप हो जाते हैं। ओडीओपी की स्कीम मिल जाती है आपको उत्तर प्रदेश में तो आप चुप हो जाते हैं। 1 लाख लोग है युवा जो उसके अंदर में है, जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंटरेस्ट फ्री लोन ले रहे हैं, तो आप नहीं बोलते। मुझे लगता है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के हवाले का इनाम देते हैं अमितोष जी, क्योंकि आपने यहाँ पर कर्नाटक और वो 4% आरक्षण वाली बात कर दी, तो सर फिर पलट कर आरोप ये लगते हैं कि बीजेपी भी तो चुप हो जाती है ना, और बीजेपी के समर्थक भी चुप हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू क्या कर रहे हैं, वहां पर भी तो वो इसी तरीके से मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, वहां पर बीजेपी आवाज नहीं उठाती है, क्यों? नहीं रोमना जी, जो आंध्र प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी क्रिश्चियंस के लिए भी है, उसके लिए भी अपोज करा था विश्व हिंदू परिषद ने। आपके पैनल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगे, वो उसको बताएंगे। मैं वीएचपी का स्टैंड ले लेता हूं, हमने हर जगह जहां पर रिलीजन के बेस पर रिजर्वेशन मिला उसको अपोज करा है। चाहे 2010 ले लीजिए, 2011 ले लीजिए, आंध्र प्रदेश का एग्जांपल ले लीजिए, तमिलनाडु का एग्जांपल ले लीजिए, कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए, और हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया देयर कैन बी नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। लेकिन दिक्कत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आड़ लेते हुए, एक सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय की आड़ लेते हुए आज जो यहाँ पर आपके पक्ष में पैनल में बोलने वाले है, पूछिए इनसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन किया था, उसका स्वागत करेंगे क्या? पूछिए हिजाब इज नॉट ए राइट ऑफ रिलीजन, उसका स्वागत करेंगे क्या? पूछिए सीए को उसने सही माना था, उसका स्वागत करेंगे क्या? अयोध्या का जब वर्डिक्ट दे दिया उसका आज तक स्वागत नहीं कर रहे। मुझे लगता है ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है। अगर आप एक पक्ष में बोलेंगे तो आप सेक्युलर कहलाएंगे और आप दूसरे पक्ष की आवाज उठाने लगेंगे तो आप रेडिकल कहलाएंगे। मैं जवाब 30 सेकंड में गुलाम सरवर साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट तक से फैसले हो जाते हैं और उसका मुस्लिम पक्ष जो है वो स्वागत नहीं कर पाता है और फिर ये कम्युनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। गुलाम सरवर
नहीं, आमितोष जी की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। जी जैसे प्रधानमंत्री जी का अभी ईद पर इतना बड़ा ऐलान हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए और बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ये गलत बात है कि सरकार दे तो भी आप नाशुक्री करें, नहीं होना चाहिए। एक लाइन बस 2 सेकंड में, अभी हमारे बीएसपी प्रवक्ता आमितोष पारिक जी ने कहा कि धर्म के नाम पर आरक्षण जहां भी मिलता हम उसका विरोध करते हैं। हम इनके साथ खड़े हैं। इनसे एक बात और कहलवा दीजिए कि आरक्षण अगर धर्म के नाम पर छीना जाता है तब क्या करेंगे? ये धर्म के नाम पर जहां मिलता है हम इनके साथ हैं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। हम कर्नाटक के भी खिलाफ हैं, लेकिन छीना जो गया उसका क्या करेंगे? एसटी एसटी ओबीसी के आरक्षण छीने जा रहे हैं सर। जैसे रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन जिसको अपोज करा जाता है 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट। ठीक है अमितोष जी वो उनकी पुरानी मांग है, आप वहां पर जवाब देने जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, रहने दीजिए उस डिबेट को हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, वरना हाफिज गुलाम सरवर जो है वो अपने एजेंडे पर इस पूरी डिबेट को ले आएंगे। लेकिन मैं पहले जरा जल्दी से राकेश त्रिपाठी का रुख करती हूँ। राकेश जी, यहाँ जब बात तुष्टीकरण की होती है तो फिर कर्नाटक को लेकर तो बड़े मुखर, लेकिन आंध्र प्रदेश वहां पर क्यों मतलब आंख मूंद कर वो कहते हैं ना कि मक्खी पड़ी हुई है दूध में फिर भी उस दूध को पी रहे हैं, क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने कभी आंख मूंद कर समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर के स्टैंड हमेशा क्लियर था, है और रहेगा। मजहब के आधार पर आरक्षण हम कहीं भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर चंद्रबाबू नायडू के यहाँ आंध्र प्रदेश में क्यों स्वीकार कर रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं स्वीकार कर रखा है। हमने अपना विरोध उसको अलग अलग स्तर पर हमेशा दर्ज कराया है। हमने इसको लेकर के विरोध अपना जताया है। मजहब के आधार पर आरक्षण हमने कभी ना स्वीकार किया था, ना करेंगे, क्योंकि यह संविधान विरुद्ध है। मतलब सर कांग्रेस को लेकर इतने आक्रामक, कर्नाटक सरकार को लेकर इतने आक्रामक, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लेकर तो अब जब मैं सवाल पूछ रही हूं तब शायद दर्शक ये जान पा रहे होंगे कि आपके सहयोगी है चंद्रबाबू नायडू, और आंध्र प्रदेश में वो इसी तरीके से मुसलमानों को आरक्षण देते हैं, लेकिन वहां पर तो बीजेपी की तरफ से कोई झंडा बुलंद नहीं किया जाता। वहां पर गठबंधन धर्म जो है उसके चलते बीजेपी चुप्पी साध लेती है। खैर, अगला सवाल जो यहाँ पर हाफिज गुलाम सरवर की तरफ से उठाया गया था बुलडोजर को लेकर, जरा उस पर भी जवाब दे दीजिए कि बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अलग राय और सरकार की अलग राय, ये कैसे संविधान सम्मत हो सकता है सर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अलग राय नहीं है। स्पेसिफिक केस टू केस डिफर करता है। कहीं किसी मामले में अगर इलीगल तरीके से, अगर कहीं गलत तरीके से बुलडोजर चला है तो निश्चित तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसका अनुपालन करेंगे। अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, निश्चित तौर पर उनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों की संपत्तियां इस तरह से आलीशान अट्टालिकाएं बनी रहे, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश ने एक मॉडल खड़ा किया है जहां हमने अपराधियों की संपत्तियों को न केवल जमींदोज किया है, बल्कि वहां गरीबों के मकान बना करके गरीबों को समर्पित करने का भी काम किया है। क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या कोई गैंगस्टर अगर अपने अपराध के आधार पर संपत्ति बनाता है, मकान बिल्डिंग बनाता है, व्यवसाय बनाता है, तो क्या उसको जमींदोज नहीं किया जाना चाहिए? निश्चित तौर पर अगर कहीं पर कोई तालाब कब्जा किया गया है, ग्राम समाज की जमीन कब्जा की गई है, किसी विधवा की जमीन कब्जा की गई है, तो निश्चित तौर पर उसको जमींदोज किया जाना चाहिए, कानूनों के तहत किया जाना चाहिए। और हमने विधि के परिधि के दायरे में ही किया है, कानूनों के साथ। ठीक है, कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है राकेश जी, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, तब तक इसको जरा ठीक भी करवाने की कोशिश करते हैं। दीपक रंजन जी का रुख कर लेते हैं। दीपक रंजन जी, कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से संदेश ये दिया गया है कि साहब ये औरंगजेबी सोच, और उसके लिए वो अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं कि ये औरंगजेबी सोच है और उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने प्रहार किया है। समाजवादी पार्टी की औरंगजेबी सोच सर? देखिए रोमाना, अगर इनके 8 साल के कार्यकाल को अगर कहीं माइनस मार्किंग होती हो तो मैं इनको माइनस मार्क देना चाहूंगा। इनके 8 साल के कार्यकाल में इन्होंने कितने किलोमीटर सड़कें बना दी, कितने फ्लाईओवर इन्होंने बना दिए, कितने अस्पताल इन्होंने बना दिए, कितने विद्यालय इन्होंने बना दिए, कितने बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दे दिया। आप तो विपक्ष में है सर, आप तो माइनस में ही मार्किंग देंगे, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन सवाल ये कि जब आप सत्ता में थे, योगी आदित्यनाथ तो आज उसकी पोल खोलकर गए ना, वो बता रहे थे किस तरीके से 2015 में किराना में जो हिंदू परिवार थे वो पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते थे। उन्होंने एक परिवार का जिक्र किया, कैसे उसको किराना छोड़कर गुजरात जाकर सूरत पे बसना पड़ा। और उसके बाद 2017 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट चुके थे, योगी आदित्यनाथ के सर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज सज चुका था, तब वो परिवार दोबारा 2018 में आकर कैराना में अपनी जगह पर बसा। और एक बच्ची का उन्होंने जिक्र किया कि मैंने उससे पूछा किस क्लास में पढ़ती हो, उसने कहा 6th क्लास में मैं पढ़ती हूं। तो पूछा मुख्यमंत्री ने उससे, डर तो नहीं लगता स्कूल जाने में? उसने कहा अब नहीं लगता। मतलब आपके राज में तो छोटी छोटी बच्चियां जो हैं उन्हें स्कूल जाने तक में डर लगता था। जरा उस पर भी तो 2 बोल बोलिए ना। अभी बैठकर आप मार्किंग करने लगे सर यहाँ पर। रोमाना जी,
मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि इन्होंने क्या काम गिनाए 8 साल के। और आज सवाल देखिए, एनसीआरबी के डाटा पे आप विश्वास करिए ना करिए, मैं तो करता हूं। एनसीआरबी की डाटा क्या कहता है, महिला उत्पीड़न में अगर सबसे ज्यादा कोई नंबर 1 प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। आज की तारीख में देख लीजिए, रोज आप ही के चैनल्स में डिबेट होता है, रोज आप ही का चैनल दिखाता है, कहीं इस महिला के साथ उत्पीड़न हुआ, कहीं इस महिला के साथ ये हो गया, कहीं उस महिला को छेड़ा गया। सर, जब एनसीआरबी के डेटा का जिक्र करते हैं तो फिर दंगों को भी याद कर लीजिए ना सर। किस तरीके से 2013 समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना, अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे ना सर, किस तरीके से मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे सर, कितने बेघर हो गए थे सर, कितनों की जान चली गई थी सर। और ऊपर से समाजवादी पार्टी, उसका जो रवैया था सर, मुआवजा देने में जो तुष्टीकरण की नीति आपने अपनाई थी, बताइए मुझे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार आपकी सरकार को लगाई थी या नहीं लगाई थी, बता दीजिए जी। उसमें क्लीन चिट भी दी गई थी, उसमें जो चीजें जब निकल करके आई थी तो उस तरीके से गोधरा का आपको जिक्र करना चाहिए कि गोधरा में इतना बड़ा दंगा हुआ था, गोधरा में क्या छोटा दंगा हुआ था। अब आपने गोल पोस्ट बदल दिया, मतलब अब आपने गोल पोस्ट बदल दिया। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। अभी आप योगी आदित्यनाथ को लेकर रिपोर्ट कार्ड पे नंबर दे रहे थे, मैंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कार्यकाल आपको याद दिला दिया, तो आपने कहा नहीं उसे भूल जाओ, चलो 2017 गुजरात लेकर चलते हैं। गोधरा में क्या हुआ सर? अभी जो आप मुझे यहाँ पर पाठ पढ़ा रहे हैं कि क्लीन चिट कैसे दे दी गई है, तो गोधरा के अंदर भी सर सरकार को क्लीन चिट कोर्ट की तरफ से ही मिली है सर। रोमाना जी, पूरी बात आ जाती है। 8 साल के इनके कार्यकाल में कितने किलोमीटर इन्होंने सड़कें बनाई, विकास के काम इन्होंने कितने किए, उस पर जिक्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करोगे आप जो है, आप माननीय न्यायालयों को भी आप अपमानित करने काम करोगे। नहीं, मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं कि साहब विकास को लेकर बात क्यों नहीं की। राकेश त्रिपाठी को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं अभी जी। राकेश जी नजर आ रहे हैं मुझे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ राकेश जी, मुझे लगता है वो बुकलेट जो सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार की तरफ से जारी की गई है, वो कॉपी आपने भेजी नहीं है दीपक रंजन जी को, जरा भिजवा दीजिए सर, ताकि उनको पता चल जाए 8 साल में क्या काम हुए क्या काम नहीं हुए। देखिए रोमाना जी, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाग करके सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको कैसे जगा सकते हैं? दीपक रंजन इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे, आज 85 मेडिकल कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज का विकास की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में केवल 1.5 एक्सप्रेसवे थे, आज 5 एक्सप्रेसवे फंक्शनिंग है। क्या ये विकास की कहानी नहीं है? उत्तर प्रदेश दीपक जी वो गिना रहे हैं आपको, जो सवाल आपने पूछा था उसी का जवाब आपको दिया जा रहा है सर। वो 8 साल में क्या क्या काम हुए हैं राकेश त्रिपाठी ये बता रहे हैं, आप सुन तो लीजिए सर, आप ही चुनौती दे रहे थे। अब सर सिर्फ 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूं सर। 2 मिनट सुन लीजिए ना, 2 मिनट। वो 17 से 85 मेडिकल कॉलेज हो गए सर, वो एक्सप्रेसवे की गिनती बता रहे हैं सर, सुनिए तो। अब सुनिए का सुनने के लिए संयम तो दिखाइए ना। आइए राकेश जी। दीपक रंजन जी सुनना नहीं चाहते हैं और इसीलिए फिर बार बार आकर के हर डिबेट में कहेंगे कि विकास के कार्य क्या हुए। अरे धैर्यपूर्वक थोड़ा सुनेंगे और आंखें खोल करके देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ये बदलती हुई फिजा दिखाई पड़ रही है ना, कि उत्तर प्रदेश की आबो हवा में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा मेट्रो चलने वाला उत्तर प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश आज गेहूं की और धान की सबसे ज्यादा खरीद करने वाला उत्तर प्रदेश हो गया है। गन्ना मूल्य का भुगतान करने वाला सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश आज महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश हो गया है। दीपक रंजन जी सुनना नहीं चाहते, वो सवाल पूछने के बाद भी वो जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। राकेश जी आपने बहुत लंबा चौड़ा जवाब दे दिया है, मैं जरा बाकी मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। गुलाम सरवर साहब का मैं रुख कर रही हूँ। गुलाम सरवर जी, सवाल ये उठता है यहाँ पर कि मुसलमानों को लेकर एक भ्रम की स्थिति जो फैलाई गई, मतलब कि उत्तर प्रदेश है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि साहब वो तो वैसे भी एक योगी, और योगी की नजर में तो सब बराबर होते हैं, और ऐसे में सबका विकास सबका साथ, इसी मंत्र के साथ उनकी सरकार आगे बढ़ रही है। और वो कह रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, मुसलमान सुरक्षित है। दंगों को लेकर बार बार बीजेपी कहती है कि आप उठाकर देख लीजिए पिछले सरकारों के राज में कितने दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में और अभी की क्या स्थिति है। नहीं, बाबा की सारी बातों को नकारा कतई नहीं जा सकता है। बहुत सारी बातें उन्होंने फैक्ट के आधार पर रखी हैं। दंगे का मामला जहां तक है तो दुनिया जानती है कि दंगे कैसे कैसे भयानक हुए हैं उसी उत्तर प्रदेश में। 80 के दशक से लेकर और 95-96 तक का एक पूरा सीरीज है। लेकिन मसला दोनों है। जो उन्होंने कहा कि सबसे सुरक्षित उत्तर प्रदेश में मुसलमान है, ये बिल्कुल गलत है, आंकड़ा झूठा है। सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान भयभीत है, भय के वातावरण में है। पुलिस महकमे से लेकर राजनेता तक मनमानी करते हैं, थाने में उनके साथ न्याय नहीं होता, उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है, उनको कोई भी डरा धमका ले जाता है और वो बेचारे चुप्पी साधे हुए हैं। ये सच है, क्योंकि ग्राउंड की बात मैं कर रहा हूं, मैं जाता हूं, घूमता हूं, मेरा समाज के बीच आना जाना होता।
लेकिन यह भी सच्चाई है कि कॉमनल राइट्स कम हुए हैं, लेकिन इंडिविजुअल हमले बहुत हुए हैं। नहीं तो इससे क्या नुकसान है? मतलब वो कहते हैं ना, भय बिन होई ना प्रीत। तो अगर सब कुछ शांति बनी हुई है और एक तरीके से माहौल जो है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है, दंगे नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसमें बुराई क्या है? ये तो सबके लिए अच्छा है ना सर, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, अगर 10 गाली सुनकर मैं चुप हूँ, हाँ, तो इसको शांति आप अगर समझ रही है तो मुझे लगता है ये शांति नहीं। नहीं तो गाली कौन दे रहा है? गाली कौन दे रहा है? गाली कौन दे रहा है? भाजपा समर्थित संगठन के लोग जो नंगा नाच कर रहे हैं वो आप लोग देख भी रहे, दिखा भी रहे। नहीं, मैं तो जवाब लूंगी। देख भी रहे, दिखा भी रहे। सर मैं तो जवाब लूंगी। आप नाम ले सकते थे यहाँ पर। आप वीएचपी की बात अगर कर रहे हैं तो अमितोष पारेख हमारे साथ मौजूद है। अमितोष पारेख का ही रुख कर लेते हैं। अमितोष पारेख, ये मतलब क्योंकि सरकार में भाजपा है, इसी वजह से क्या विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जो हैं वो यहाँ मुसलमानों को लेकर अति उग्र हैं और इसी की ये शिकवा शिकायत जो हाफिज गुलाम सरवर यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा है क्या? रोमाना जी, एक भी विषय बता दीजिए जहां पर विश्व हिंदू परिषद या संगठन के, हिंदूवादी संगठन के किसी भी व्यक्ति ने मुसलमान को जाकर प्रताड़ित कराओ। अगर आप कह रहे हैं कि पत्थर उठाएंगे और मारेंगे और हम उस पर आवाज भी नहीं उठाए और उसका विरोध भी नहीं करें, तो मुझे लगता है कि संवैधानिक नहीं होगा। अगर आप कहेंगे कि इस भारत में रहने वाले औरंगजेब मुगल आतंककारी के अगर हम ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो मुझे लगता है ये संवैधानिक नहीं होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के जब नेता सदन के अंदर में खड़े होकर राणा सांगा को गद्दार बताते और बाबर की छाती ठोकते और उस पर विरोध नहीं जताएंगे तो मुझे लगता है वो न्यायोचित नहीं होगा। मुझे लगता है बाबरी के बाद में और बहराइच के अंदर में जिस तरह से मुसलमान जिहाद, जिस तरह से आतंककारियों ने, मैं कहूंगा शब्द स्पष्ट रूप से, पंडित को मारा था, उसके नाखून खींचे थे और उस पर विरोध नहीं जताएंगे, मुझे लगता है। चलिए ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ का ये विस्फोटक इंटरव्यू जो आपने एबीपी न्यूज पर सुना और उसी को लेकर हम ये चर्चा कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी अब हमलावर हो गई है। जो बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहा है, प्रतिक्रियाएं आ रही है, जरा सुना देते हैं आपको। मुसलमान कितना सुरक्षित है, देश छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ये बताती हैं कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ किस तरह से ग्रॉस वायलेशन उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का हुआ है। मोहम्मद आजम खान साहब सेफ हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सेफ है, उत्तर प्रदेश के मदरसे सेफ हैं। गरीब गुरबा लोगों को इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर पे मार देना, मुसलमानों को त्यौहार नहीं मनाने देना, चैन और सुकून छीन के अब आप ईद और सेवैयाँ मोदी किट भेज रहे हैं। हमें तो लगता है कि उस ईद किट में चेक करना पड़ेगा कहीं जहर किट ना हो। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। गर्दनीबाग में मुस्लिम संगठनों का ये प्रदर्शन जारी है। लालू यादव और तेजस्वी यादव इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि मुस्लिम संगठनों की तरफ से प्रदर्शन में शामिल होने के लिए न्योता नीतीश कुमार को भी भेजा गया था और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए न्योता चिराग पासवान को भी भेजा गया है। नीतीश कुमार से लेकर चिराग पासवान तक सब एनडीए में बीजेपी के साथी हैं। फिलहाल उनके आने की यहां पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव इस प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।